एंड दिस इज वीडियो लेक्चर 2 ऑफ 5 और ये वीडियो लेक्चर सेकंड है। 5 वीडियो लेक्चर इस लेसन पे बनने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन नाउ। वी एंडेड द प्रीवियस वीडियो लेक्चर हियर। हमने पिछला वीडियो लेक्चर यहाँ ख़त्म किया था। वी ऑल हैव टू एक्ट लाइक ए गुड स्टीवर्ड ऑफ द अर्थ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लेगेसी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यहाँ नैनी पालिकेवाला ने ये कहा कि हम सबको, जो भी धरती पे रहने वाले हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, सबको एक गुड स्टीवर्ड का काम करना होगा। स्टीवर्ड कौन होता है? एक मैनेजर होता है। ही हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, जिम्मेवारियां होती हैं। एक ट्रस्टी के रूप में काम करना है। धरती पे हमें आने वाली पीढ़ियों को एक बेटर प्लेस टू लिव इन दे के जाना है। ऐसा नहीं है कि धरती को हम खराब करके उसका वातावरण, जो एनवायरनमेंट है, उसको बिगाड़ के जाएं और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करें, दोहन करें और ख़त्म करके जाएं। हमें एक अच्छा प्लेस बनाना है धरती को, सो दैट द पोस्टेरिटी विल रिमेंबर दैट देयर एंसेस्टर्स वर वेरी रिस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ पीपल एंड दे हैव लेफ्ट द अर्थ एज ए बेटर प्लेस टू लिव इन। धरती को एक बेटर प्लेस हमें बना के जाना है। लेगेसी क्या होती है? हेरिटेज, उत्तराधिकार में कुछ मिला हुआ, दैट इज कॉल्ड लेगेसी फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। In 1987, the World Commission on Environment and Development popularized the concept sustainable development for the first time. 1987 में पहली बार वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये कमीशन था, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करी जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और ये जो क्वाइनेज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार यूज़ हुआ। कब हुआ? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे मीटिंग हुई तो 1987 में, 1987 में दिस फ्रेज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दिस कमीशन। What is sustainable development? Sustainable development होती क्या है? The term means the economic growth or development that meets the needs of the present without depleting the natural resources for the coming generations. ये जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मीनिंग ये है कि जो धरती पे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे कमिंग जनरेशन के लिए, उन्हें बिना कम किए, बिना उनका दोहन किए हमें कंटिन्यू रखना है। आर्थिक जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कंटिन्यू रखनी है विदाउट डिप्लीटिंग। डिप्लीट करना होता है किसी रिसोर्स को कम करना, पहले से जो उसकी मौजूदगी है उसको रिड्यूस ना करते हुए आगे बढ़ना है, अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है। द टर्म मीन्स द इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। वर्तमान में जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है बिना डिप्लीशन के। जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका बिना दोहन किए, उनको रिड्यूस किए, और आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा नहीं है कि हम उन्हें रिड्यूस करके छोड़ के जाएं। इन 1987 में द वर्ल्ड कमीशन ये हो चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय कीपिंग इन व्यू द शेयर ऑफ द कमिंग जनरेशन इन देम। आने वाली जनरेशन का शेयर होता है जो धरती के नीचे जो भी रिसोर्सेज हैं धरती के नीचे। ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनका ही हक है, वो ही दोहन करेंगे। आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें छोड़ के जाना है उतना ही जितना हम यूज कर रहे हैं, उससे अधिक उसको बना के जाना है किसी भी तरीके से। द डेवलपमेंट इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय कीपिंग इन व्यू, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज करना है जो आने वाली जनरेशन का शेयर है, हिस्सा है, वो खराब ना हो। दे आर नॉट यूज्ड ब्लाइंडली, उन्हें बिना सोचे समझे ब्लाइंडली यूज नहीं करना है, बल्कि एफर्ट्स आर मेड टू प्रिजर्व एंड इंक्रीज देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। प्रयत्न ये होने चाहिए जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम बढ़ा नहीं सकते तो कम भी ना करें, ताकि आने वाली जनरेशन हमें गालियां ना दे, हमें ये ना कहें कि पहले वाली जनरेशन ने अपनी जिम्मेवारी सही तरीके से नहीं निभाई। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रेजेंट जनरेशन शुड यूटिलाइज रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट दीज आर टू बी प्रिजर्व्ड सफिशिएंटली फॉर द कमिंग जनरेशंस, कि जो रिसोर्सेज है उनको स्टोर किया जाए ताकि आने वाली जनरेशंस उनका फायदा उठा सके।
Then the writer mentions about a zoo at Lusaka इन जाम्बिया में लुसाका में एक जू है जहाँ पे राइटर मेंशन करता है एक बात, देयर इज ए केज ऑन विच ए नोटिस दैट रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इज पुट। उसमें एक बहुत बड़ा पिंजरा है और एक नोटिस बाहर लगा हुआ है जिस पे पिंजरे के बाहर ये नोटिस है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि इसमें दुनिया का बहुत ही खतरनाक एनिमल रखा गया है। तो लोग जिज्ञासावश क्यूरियोसिटी में उसको देखना चाहते हैं, झांक के पीछे से देखते हैं या ऐसे देखते हैं तो फिर हैरान हो जाते हैं कि वो जानवर कौन सा है। सरप्राइजिंगली देयर इज नो एनिमल इनसाइड द केज, उस केज में कोई एनिमल नहीं है, बट देयर इज अ मिरर इन विच द विजिटर फाइंड्स हिज ओन इमेज रिफ्लेक्टेड इन इट। एक मिरर रखा हुआ है जिसमें विजिटर जो भी उसमें झांक के देख रहा है उसी का चेहरा उसे दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि राइटर ये साबित करना चाहता है कि ह्यूमन बीइंग ही धरती के सबसे खतरनाक एनिमल्स हैं। द राइटर थैंक्स ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, और राइटर अपने लेख में, अपने ऐसे में बहुत से देशों में जो एजेंसीज काम कर रही हैं ग्रीन मूवमेंट में, उनका धन्यवाद करते हैं। विच हैज सक्सीडेड इन मेकिंग द मोस्ट डेंजरस एनिमल अवेयर, जिन्होंने अपने प्रयत्नों से इस खतरनाक जानवर को मीन्स ह्यूमन बीइंग्स को इस डैमेज के प्रति जागरूक किया है जो वो डैमेज खुद कर रहे हैं, इस धरती को तबाह करके धरती के पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। तो मनुष्य को जागरूक किया है, एक जागृति फैलाई है चारों तरफ, उन लोगों का धन्यवाद करते हैं लेखक। और this planet Earth by several of his activities which are making his beautiful planet ill, जो इस सुंदर से प्लैनेट को बीमार कर रहे हैं, तो उन लोगों को, उन एजेंसीज को राइटर धन्यवाद करते हैं। मैन हैज़ नाउ रियलाइज्ड हिज फॉली, फॉली मीन्स फुलिशनेस, बेवकूफ़ी। इंसान ने अब अपनी बेवकूफ़ी को महसूस करना शुरू किया है, और a sort of means a kind of wisdom has dawned means become known upon him, उसके दिमाग में एक बुद्धिमता ने जन्म लिया है। It makes a shift in his thinking, और उस बुद्धिमता की वजह से उसकी सोच में एक बदलाव आया है। That was based on dominating everything, every creature on the earth, और जो थॉट है वो जो पहले डोमिनेटिंग वाला थॉट था, धरती पे कोई भी प्राणी है, कोई भी क्रीचर है धरती पे, उसको डोमिनेट करना, ये मनुष्य की आदत थी। इस आदत में बदलाव आया है। अब वो शेयरिंग वाली पॉलिसी में ह्यूमन बीइंग आ गए। अब हम सब ये महसूस करते हैं कि धरती पर जो प्राणी है सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, हमसे पहले वेजिटेशन का हक है, समुद्री जीवों का हक है जो धरती पे पहले से ही मौजूद हैं, और इंसान तो 12,000 वर्ष पहले ही आया है। इससे पहले तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बहुत से जीव जंतु धरती पे हुए हैं जिनका हमसे पहले हक है। नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। अब ये सोच जो है पार्टनरशिप वाली है, शेयरिंग वाली है। शेयरिंग द प्लैनेट विद ऑल द क्रीचर्स एंड वेजिटेशन ऑन इट, जितने भी प्राणी धरती पे हैं और जितने भी वेजिटेशन है उनका भी हिस्सा हमें ख्याल रखना, ध्यान रखना उनके हिस्से का। नाउ मैन इज नॉट द सोल ओनर ऑफ द अर्थ। अब मनुष्य एकमात्र मालिक नहीं है धरती का। साइंटिस्ट हैव मेड अस known to the fact that human beings share the earth with about 1.4 million living species. वैज्ञानिक ये मानते हैं, इस बात को सबके सामने बताते हैं वो, कि ह्यूमन बीइंग धरती पे 1.4 मिलियन स्पीसीज के साथ शेयर करते हैं इस धरती को। साइंटिस्ट हैव मेड अस नोन, वैज्ञानिकों ने ये बात हमें बता दी है, इस तथ्य से हमें अवगत कराया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं धरती पे वो धरती को शेयर करते हैं, परंतु शेयर 1.4 मिलियन स्पीसीज के साथ करते हैं। हमारे अलावा 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज हैं जो धरती के हिस्सेदार हैं, उनका भी हमें पूरा ध्यान रखना है। The number is catalogued and estimates are there that about 3 to 100 million other living species are still unlisted and these are languishing or in the lack of care. और वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि ये जो 1.4
मिलियन स्पीसीज की बात की गई है, ये तो कैटलॉग वो है जो नोन है, द नंबर इज कैटलॉग्ड, ये लिस्टेड है, और एस्टिमेट्स आर देयर, और अंदाजे ये भी हैं कि 3 to 100 मिलियन दूसरी स्पीसीज जिनको लिस्ट में शामिल नहीं किया, जिनका पता नहीं है, वो लैंग्विश कर रही हैं, वो अनप्लेजेंट सिचुएशन में रह रही है, या धीरे धीरे वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, और अधिक समय तक वो स्पीसीज जीवित नहीं रह सकती अगर उनका हम ध्यान नहीं करेंगे। तो देख लो 100 मिलियन अदर स्पीसीज हैं जो लैंग्विश कर रही हैं इन द लैक ऑफ केयर। उनकी तरफ तो वैज्ञानिकों का हम सबका ध्यान ही नहीं है। M.K. Jha was one of the members of ब्रांडेड कमीशन, और मिस्टर L.K. Jha ब्रांडेड कमीशन के अध्यक्ष थे, और ये कमीशन डील करता है विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के साथ ये कमीशन डील करता है, उसकी देखरेख करता है। इट वाज वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कमीशन बने हैं तो उनमें से ये वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस है, उनमें से एक है जो शुरू में बने थे। इकोलॉजिकल क्या होता है? रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग। इकोलॉजिकल जो लिविंग स्पीसीज हैं धरती पे, उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको स्टडी करते हैं। द फर्स्ट रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय दिस अर्ली इंटरनेशनल कमीशन वाज ए क्वेश्चन। जो शुरू में इस कमीशन के द्वारा रिपोर्ट छपी थी वो एक क्वेश्चन के रूप में थी। आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स ए स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट? तो ये प्रश्न के रूप में रिपोर्ट थी कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए, आने वाली संतानों के लिए एक झुलसा हुआ प्लेनेट छोड़ के जाने वाले हैं जो एडवांस कर रहा है, जो डेजर्ट बनने की तरफ बढ़ रहा है, और पहले से पुअर और वीक और इंफीरियर लैंडस्केप्स हैं, यहाँ की जो भी लैंडस्केप्स हैं वो ख़राब होती जा रही हैं एनवायरनमेंटल पोल्यूशन की वजह से, और एलिंग एनवायरनमेंट की वजह से उस पे जो लैंडस्केप्स हैं धरती की वो ख़राब होती जा रही हैं, और धरती पे बहुत ही कुप्रभाव पड़ रहा है। जितना भी पोल्यूशन धरती पे बढ़ता जा रहा है, धुआं ही धुआं है। क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं एंटार्क्टिका पे वो मेल्ट डाउन हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और धरती का जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और कोस्टल जितने भी सिटीज़ हैं उनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से इस रिपोर्ट में ये बात छपी थी और सबका ध्यान इस रिपोर्ट की तरफ लगा था। इन ए वे द कमीशन हैज रेज्ड ए वॉइस अगेंस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। एक तरीके से इस कमीशन ने आवाज उठाई थी तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज के खिलाफ, विच आर कॉन्स्टेंटली एंडेंजरिंग द अर्थ, जो लगातार कॉन्स्टेंटली धरती के वातावरण को, धरती के जो रिसोर्सेज हैं उनको खतरे में डाल रहे हैं, एंडेंजर कर रहे हैं। एंडेंजरिंग द अर्थ अलोंग विद ऑल इट्स ट्रेजर्स, जितने भी खजाने हैं धरती के गर्भगृह में, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करके इस धरती का रूप बदल रहे हैं। इस सुंदर से धरती का जो लैंडस्केप है, जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं, ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है, रेजिडेंशियल इलाके बढ़ते जा रहे हैं, शहरीकरण होता जा रहा है, पहाड़ों का जो इकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर है, इकोलॉजी है पहाड़ों की, माउंटेन्स की बहुत ही नाजुक होती है, उसको ख़राब कर रहे हैं। जहाँ देखो बिल्डिंग्स, पहाड़ों को काटा जा रहा है, टनल्स बन रहे हैं। तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ धरती के स्वरूप को ख़राब कर रही हैं। द एनवायरनमेंट इज़ बीइंग पोल्यूटेड बाय अस, एनवायरनमेंट को हम ही पोल्यूट कर रहे हैं। वी आर पोल्यूटिंग एंड एंडेंजरिंग सो मेनी बर्ड्स, इतने बर्ड्स को, एनिमल्स को जो धरती पर रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। मिस्टर लेस्टर ब्राउन पॉइंट्स आउट इन हिज बुक, अपनी बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में लेस्टर ब्राउन ये इशारा करते हैं इस बात की तरफ दैट देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन द अर्थ। धरती पे 4 प्रिंसिपल मेन मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। अगर वो ख़त्म होने लग जाते हैं तो धरती की जो इकोनॉमिक शक्ति है, जो पावर है, जो वो सारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है धरती पे, वो ख़त्म हो जाएगी। दीज आर फिशरीज, और ये 4 जो इकोनॉमिक बायोलॉजिकल
हमारे सिस्टम्स हैं वो 4 हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड। ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। दीज 4 बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर्म द ग्लोबिक इकोनॉमिक सिस्टम। दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको ये बनाते हैं। तो यहाँ पे इनकी थोड़ी सी पिक्चर भी ली है। फॉर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फिशरीज, मछली पालन इसमें आ गया, फॉरेस्ट आ गए, जंगल आ गए, और ग्रासलैंड ये जो चरते हैं पशु, इनमें ग्रासलैंड्स होती हैं, घास के मैदान होते हैं। क्रॉपलैंड, क्रॉप्स वगैरह उगती हैं। तो ये सारे 4 ये एरियाज़ हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमिन करने वाले। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर 2-5 वीडियो लेक्चर इसमें बनते हैं। तो ये दूसरा वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।